फ़लस्तीन और इज़राइल के बीच में जो विवाद का मामला था उस पर डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि CGPSC का जो पेपर 7 है उसके भाग 2 में दक्षिण चाइना सी के बारे में प्रश्न आया हुआ था। इसके अलावा चीन और भारत की जो 1962 की लड़ाई है उसका मूल कारण उसने पूछा था। तो ऐसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो विवाद वाले प्रश्न हैं वो पेपर 7 के भाग 2 में दिखाई दे रहे हैं, जिनमें से एक मुद्दा जो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक जिसको बोलना चाहिए वो यही है, यानी कि इज़राइल और फ़लस्तीन के बीच में जो विवाद है उसको लेकर के प्रश्न बनने की संभावना दिख रही है। और मैं देखता हूँ कि बहुत जटिल हो जाता है ये विवाद, और उसमें खासकर यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है, संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका रही है। अगर इसका बैकग्राउंड हमें पता होगा तो हम क्या कर पाएंगे, इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छे से कर पाएंगे पेपर 7 के भाग 2 में, है ना। तो आज मैं इस पर डिटेल चर्चा करता हूँ और आपका एक बहुत बड़ा पार्ट, या मैं कहूँ कि एक ऐसा टेंशन वाला पार्ट है जो कम हो जाएगा आपका, कि जिसमें 7 पेपर के भाग 2 में ये क्वेश्चन बन रहा है इज़राइल और फ़लस्तीन का विवाद। तो पहले विवाद को समझ लें और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की क्या भूमिका है इस विवाद को सुलझाने में, या अब तक के सुलझाने में जो भूमिका रही है, इस पर हम चर्चा कर लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि यूनाइटेड नेशंस की भूमिका क्यों, क्योंकि 7 पेपर में स्पष्ट रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ और उसके कार्यों के संबंध में स्पष्ट रूप में सिलेबस में दिया हुआ है। उसके विशेष एजेंसियों के संबंध में, उसके कार्यक्रम और कोष के बारे में बहुत डिटेल से दिया हुआ है उसमें सिलेबस में। तो मैं समझता हूँ कि यूनाइटेड नेशन की जो भूमिका है वहीं से ही प्रश्न इस पर बनाए जाने की संभावना सबसे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो अपन चर्चा करते हैं कि किस तरह का विवाद ये है और संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका क्या रही है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनेक जो संगठन हैं उनकी क्या भूमिका रही है। इसको हम समझ लेंगे तो क्या होगा, हमसे आसानी से ये बन जाएगा, ऐसा मैं समझता हूँ। तो मैं आता हूँ इस विवाद को समझाने के लिए आपको। तो पहले आप याद करिए, सबसे पहला जो हम देखते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका तो बहुत बाद में आती है। सबसे पहले हम समझते हैं जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट का जब जन्म हुआ था, कहाँ पर जन्म हुआ था हम जानते हैं। तो जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ इस एरिया में, ठीक है, इस एरिया में। और इसी एरिया में क्या है, हमारा ये जो छोटा रूप है इसको मैंने यहाँ पर बड़ा रूप में बना दिया है। तो यहाँ पर देखिए जेरूसलम का क्षेत्र है, यही जेरूसलम में क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। और जीसस क्राइस्ट का जन्म एक यहूदी परिवार में हुआ। अब चूँकि यहूदी परिवार में इनका जन्म हुआ था और बाद में उन्होंने क्या किया था, ज्ञान प्राप्त कर लिया, या मैं कहूँ कि वो ईश्वर के दूत की तरह आए हुए थे। और ईश्वर के दूत की तरह आने के कारण फिर धीरे धीरे उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। तो जेरूसलम में एक ऑलरेडी एक धर्म चलता था, उसका नाम है यहूदी धर्म। तो यहूदी धर्म यहाँ पर था और यहूदी धर्म में विरोध होने लगा, किनका, ये विरोध होने लग गया जीसस क्राइस्ट का। तो जीसस क्राइस्ट का जब विरोध होने लगा तो उसके विरोध का परिणाम ये रहा कि जेरूसलम में ही उनको क्या कर दिया गया, क्रूसीफाई कर दिया गया। क्रूसीफाई कहते हैं मतलब कि जिस प्रकार से जीसस क्राइस्ट को आपने देखा होगा, फ़ोटो देखी होगी या मूर्त देखी होगी, या कभी आपने चर्च की यात्रा की हो तो चर्च में भी देखा होगा कि उनको क्रूसीफाई करके कुछ हाथ को ऐसे करके लटका दिया जाता है कील ठोक करके, और उसी को क्रूसीफाई कहा जाता है। तो क्रूसीफाई कर दिया गया किसके द्वारा, यहूदियों के द्वारा। इसलिए यहूदी और क्रिश्चियंस ये दोनों आपस में पारंपरिक रूप से प्रतिद्वंदी हो गए, विवाद करने लग गए, आपस में लड़ाइयाँ करने लग गए। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, इस क्षेत्र में लड़ाइयाँ अत्यधिक बढ़ गई और धीरे धीरे शोषण होने लग गए। और शोषण का परिणाम ये हुआ कि इस क्षेत्र से, अर्थात हम कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर लाल सागर का जो पूर्वी क्षेत्र है, यहाँ पर से जितने भी यहूदी थे वो यात्रा कर करके भूमध्य सागर की यात्रा करके वो कहाँ पहुँचने लग गए, वे सारे लोग यूरोप की तरफ पहुँचने लग गए और जा करके यूरोप में बसने लग गए। अब यूरोप में बसने लग गए तो एक लंबा समय रहा, ये करीब समय है किसका, तो लंबा समय हम बोल सकते हैं इसका 1000 वर्ष लगभग हम कह सकते हैं लंबा समय, जब ये क्या हुए, पलायन करते रहे और पलायन करते करते जा करके वो यूरोप में रहने लग गए। अब यूरोप में रहने लग गए, उस टाइम पे चल क्या रहा था यहाँ पर, तो ये वाला एरिया जो मैंने बना रखा है, ये आप देखिए, ये जो यूरोप वाला पूरा का पूरा एरिया दिखाई दे रहा है, इधर से अल्जीरिया का एरिया है, यहाँ मिस्र का एरिया है, मतलब भूमध्य सागर के पूरे आसपास का जो क्षेत्र है, ये पूरा जो आसपास का क्षेत्र है
ये पूरा का पूरा आसपास का जो क्षेत्र है उसको कहा जाता था ऑटोमन साम्राज्य। ऑटोमन साम्राज्य। तो ये जो ऑटोमन साम्राज्य है, ऑटोमन साम्राज्य का समय था, लेकिन आगे चल करके क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य यहाँ पर दो भागों में विभाजित हो गया। ये देख रहे हैं विभाजन का मैंने रेखा बना दिया है। तो इधर वाली रेखा को कहा गया पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य और इधर वाले को कहा गया पश्चिमी ऑटोमन साम्राज्य। तो ये 1300 ईस्वी के आसपास की बात है, जब क्या हुआ, दो भागों में ये बट गया और धीरे धीरे पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था, इधर वाला क्षेत्र था, ये धीरे धीरे पतन होने लग गया। लेकिन पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य लगभग कहें 18वीं शताब्दी तक के बचा रहा। तो 18वीं शताब्दी तक ये बचा रहा और इसका विघटन हो गया। इसके विघटन परिणाम स्वरूप क्या हुए, यहाँ पर बहुत सारे देश निकल करके आए। जैसे हम जानते हैं पुर्तगाल आया, स्पेन आया, उसके बाद फ्रांस आया, फिर यहीं पर जर्मनी आ जाएगा, ये इटली बन जाएगा। ये सारा क्षेत्र जो है वो अब धीरे धीरे आधुनिक राष्ट्र राज्य की तरह 18वीं सदी तक उभर चुके थे। आपने सुना होगा भारतीय इतिहास के दौरान भी हमने पढ़ा है कि यहाँ पर का एरिया, ये जो लाल सागर वाला एरिया देख रहे हैं, यहाँ से एरिया आता था और थोड़ा सा भूमि क्षेत्र पार करने के बाद भूमध्य सागर पार करते थे और उसके बाद यूरोप तक पहुँचा जाता था। कहाँ से, भारत से। तब भारत के साथ व्यापार होता था। लेकिन हुआ क्या था, ऑटोमन साम्राज्य पर पूर्णतः कब्जा कर लिया था ऑटोमन साम्राज्य ने इस क्षेत्र पर। इसका परिणाम ये हुआ था कि भारत का व्यापार यहाँ से प्रतिबंधित हो गया था यूरोप के लिए। इसलिए क्या हुआ, यहाँ पर समुद्री यात्रा का अन्वेषण किया गया। किसके द्वारा, खासकर दो लोग का नाम आप जानते ही हैं। एक तो जो है वो कौन है, वास्को डी गामा, जिसने भारत के समुद्री मार्ग की खोज की, और कोलंबस को जानते हो जिसने अमेरिका को खोज बैठा था, वो है ना। तो दोनों लोगों ने यात्राएं शुरू कर दी थी। तो वही समय है ऑटोमन साम्राज्य का। तो अब हम आते हैं कौन सी घटना पर, अभी इस वर्तमान घटना पर नहीं आ रहे। अभी हम घटना कौन सी देख रहे हैं, तो घटना हम देख रहे हैं लगभग 18वीं सदी की। हम बात कर रहे हैं 18वीं सदी की। तो 18वीं सदी में क्या हुआ था उसको समझिए। 18वीं सदी में एक व्यक्ति हुए, उनका नाम है रॉबर्ट यंजियाग, ऐसा कर नाम उनका। तो उन्होंने क्या किया, पूरे यूरोप में एक आंदोलन चला दिया। आंदोलन क्या चलने लग गया, आंदोलन ये था कि जितने यहूदी लोग थे उनको हमेशा क्या समझा जाता था, विदेशी समझा जाता था यूरोप में, और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। और भेदभाव का परिणाम ये था कि उन्होंने जब ये आंदोलन चलाया, जियोनिज्म उसको बोलते हैं, उस आंदोलन के दौरान एक विचारधारा पूरे यूरोप में फैल गई और उस यूरोप की विचारधारा को जियोनिज्म कहा गया। जियोनिज्म की जो मूल बात है वो क्या है, जियोनिज्म की। तो जियोनिज्म मूल रूप से बात करता है कि यहूदियों को क्या होना चाहिए, एक मूल देश होना चाहिए, एक ऐसा देश होना चाहिए जहाँ पर केवल यहूदी निवास करे। ऐसा एक आंदोलन पूरे यूरोप में चलने लग गया। तो पूरे यूरोप में जब ये आंदोलन चला, उसी दौरान क्या हुआ था, तो उसी दौरान हम जानते हैं कि यूरोप में या कहें पूरे विश्व में, है ना, पूरे विश्व में 1914 से लेकर के 1918 तक के 19 तक के कहें 1919 तक के प्रथम विश्व युद्ध हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध, जैसा कि आप जानते होंगे, प्रथम विश्व युद्ध दो भागों में बटा हुआ था। एक को कहा जाता है धुरी राष्ट्र, एक गुट जो था उसको कहा जाता है धुरी राष्ट्र, और दूसरा जो गुट था इसको कहा जाता है मित्र राष्ट्र। ठीक है, मित्र राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र में कौन कौन थे, तो इसमें फ्रांस था, इसमें फ्रांस था, इसमें ब्रिटेन था, साथ में आया था, ब्रिटेन था। ठीक है, उसके बाद यहाँ धुरी राष्ट्रों में अपन मुख्य रूप से देखें तो धुरी राष्ट्रों में जर्मनी था और उसके बाद फिर ऑस्ट्रिया था। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, इसमें अपन रूस का भी नाम ले सकते हैं, रूस भी यहाँ शामिल था। लेकिन इटली पहले इन लोग के साथ था और इटली फिर बाद में क्या करता है, इटली ये छोड़ करके चला जाता है, मित्र राष्ट्रों के पास मिल जाता है। लेकिन इसकी जगह पर कौन आ जाता है, ऑटोमन साम्राज्य, ये आ जाता है इसकी जगह पर, ऑटोमन साम्राज्य। हालांकि इसमें रोमानिया वगैरह भी होते हैं, वो गॉड कंट्री हैं, उनको हम लोग नहीं ले रहे हैं ध्यान से। यहाँ पर जो ध्यान में रखने वाली बात है, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली छोड़ करके चला जाता है, और ऑटोमन साम्राज्य जो पूर्वी ऑटोमन साम्राज्य है ये इस युद्ध में शामिल हो जाता है। अब इस युद्ध में ध्यान रखना कि ब्रिटेन भी है ना, प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटेन भी है। और मित्र राष्ट्रों की क्या होती है, 1919 का समय आते आते, ये 1919 का समय आते आते मित्र राष्ट्रों की जीत हो जाती है। अब जब मित्र राष्ट्रों की जीत होती है तो मित्र राष्ट्रों की जीत के कारण ब्रिटेन और फ्रांस
इन दोनों के बीच में पहले डील हुई होती। इसको समझना, यहाँ से मेन बात शुरू होगी। तो देखो ये वाला जो क्षेत्र है ये पहले क्या था, ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा ऑटोमन साम्राज्य में था। ये दिखाई दे रहा है बिल्कुल। तो ऑटोमन साम्राज्य में ये जब क्षेत्र था तो हुआ क्या था, इस क्षेत्र में दो तरह के लोग निवास करते थे। यहाँ पर हम देख चुके, यहाँ पर यहूदी लोग निवास करते थे और बहुत बड़ी मात्रा में पलायन यूरोप की तरफ से हो चुका था। तो यहूदी लोग यहाँ पर होते थे और दूसरी ओर यहाँ पर अरब लोग होते थे, अरब के राष्ट्रवादी होते थे, अरबी लोग। तो अरबी और यहूदी में ये क्षेत्र बटा हुआ था और आए दिन इनके बीच में क्लैशेस होते रहते थे, लड़ाइयाँ होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। तो यहाँ पर ब्रिटेन ने और फ्रांस ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की। क्या फ़ायदा उठाने की कोशिश की? तो चूंकि ये ब्रिटेन के क्षेत्र में आ रहा था, या ब्रिटेन को लग रहा था कि जो जेरूसलम वाला क्षेत्र है और इजराइल का भी क्षेत्र है, गाजा का क्षेत्र है, मिस्र वाला क्षेत्र, इसको अपने कब्जा में रखना है। इसलिए क्या हुआ, एक इन्होंने वादा कर दिया। किससे वादा किया? यहूदियों से वादा किया कि हम आपका क्या करेंगे, अलग से आपका एक देश बना के देंगे भैया आपको। ऐसे तरीके से उन्होंने वादा कर दिया। दूसरी तरफ से अरबी लोगों से भी उन्होंने वादा कर दिया कि हम आपको क्या करेंगे, अलग देश प्रदान करेंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है। कैसा ही है? बिल्कुल जैसे भारत को क्या किया गया था, डोमिनेंट स्टेटस का लालच दिया जा रहा था 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद से, है ना। आपने देखा होगा, या उसी टाइम से ही देना शुरू किया था इन लोगों ने। तो इस तरीके से इनको भी लालच देना शुरू किया, यहूदियों को और अरबी लोगों को, कि आपको क्या करेंगे, अलग अलग देश प्रदान करेंगे। लेकिन गुप्त रूप से क्या हुआ था, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक डील हो गई थी कि अगर हम जीत जाते हैं प्रथम विश्व युद्ध तो ऑटोमन साम्राज्य का ये वाला जो हिस्सा है ये मैं रख लूँगा। ब्रिटेन ने ये कहा कि ये मैं रख लूँगा, और दूसरी तरफ का जो आपका अल्जीरिया वाला क्षेत्र है, मिस्र के पश्चिमी भाग में जो क्षेत्र है वो वाला क्षेत्र आप रख लेना, फ्रांस को कहा। ठीक है, तो दोनों के बीच में डील हो गई। और यहाँ पर यहूदी लोगों की सहयोग पाने के लिए, प्रथम विश्व युद्ध में यहूदियों का सहयोग पाने के लिए इन लोगों ने क्या किया, इनसे राष्ट्र बनाने की मांग कर दी। मतलब ये कहें कि राष्ट्र बनाने की जो इनकी मांग थी उसका तुष्टीकरण कर दिया, और अरबियों के साथ भी कर दिया, क्योंकि क्या करेंगे ये लोग, युद्ध में सहायता करेंगे। ब्रिटेन का एक फ़ायदा और इसमें हो रहा था। ब्रिटेन का एक फ़ायदा ये था कि यहूदी और अरबी लोग तो क्या हो रहे थे, इसमें शामिल हो ही रहे थे, युद्ध में ब्रिटेन का सहयोग कर रहे थे। लेकिन दूसरी ओर क्या हो रहा था, तो दूसरी ओर यहूदी लोग प्रभावित थे किससे, अमेरिकी लोगों से। और अमेरिकी लोगों को इन्फ्लुएंस करने में यहूदी लोगों की भूमिका होती थी। और यहूदी बहुत बहुत अमीर लोग होते थे, उद्योगपति रहे हैं ढेर सारे। हमारे यहाँ भी सुना होगा, बिरला का नाम सुना होगा, है ना, चाहे कावस जी डाबर का नाम सुना होगा, चाहे जमशेदजी टाटा का नाम, ये सब क्या हैं, यहूदी हैं। तो इनके कारण क्या हुआ, इनको लगा कि यार अपन अमेरिका को भी प्रभावित कर पाएंगे, इसलिए ब्रिटेन ने इनसे झूठा वादा किया। अब क्या हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो ऑटोमन साम्राज्य तो हार चुका था। मतलब ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये देख रहे हो जो पूरा का पूरा क्षेत्र, ये पूरा का पूरा क्षेत्र किसके हाथों में आ गया, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और रोमानिया जैसे मित्र राष्ट्रों के हाथ में आ गया। इसलिए क्या किया, फ्रांस और ब्रिटेन ने इस क्षेत्र को बांट लिया, और ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा किसको मिल गया, या ये वाला मैं पूरा का पूरा कहूँ, ये वाला पूरा का पूरा ब्रिटेन के अधीन आ गया। और फ्रांस के अधीन ये वाला क्षेत्र, ये जो देखते हो इधर वाला क्षेत्र अल्जीरिया वाला, और इधर वाला जो क्षेत्र है ये पूरा क्षेत्र किसके हाथ में आ गया, फ्रांस के हाथ में आ गया। तो इस तरीके से प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो संधि हुई थी 1919 की संधि, आपको पता होगा वर्साय की संधि इसको बोलते हैं। तो वर्साय की संधि के बाद ये जो क्षेत्र था, या मैं कहूँ कि इजराइल वाला जो क्षेत्र है, ये देख रहे हो इजराइल का, ये इजराइल का क्षेत्र और ये जेरूसलम का क्षेत्र, और ये पूरा का पूरा जो इसको वेस्ट बैंक बोलते हैं, गाजा वाला क्षेत्र, मिस्र वाला क्षेत्र, ये सब क्षेत्र किसको हाथ में आ गया, ब्रिटेन के अधीन आ गया। हालांकि तब तक मिस्र जो है वो आज़ादी प्राप्त कर चुका था, ब्रिटेन जो है इसको अधीन अपने लेना चाहता था मुख्य रूप से। तो ब्रिटेन के नियंत्रण में ये वाला पूरा का पूरा क्षेत्र आ गया। और 1919 से लेकर के 1948 तक के इसको क्या किया, ब्रिटेन ने उपनिवेश बनाए रखा। जैसे हम लोग को रखा था, हम लोग को यानी कि भारतीयों को कब से, तो 1600 से लेकर के शुरू हुआ था और जाकर के 1947 में ख़त्म हुआ। ठीक इनको भी उपनिवेश बना करके रखा ब्रिटेन ने 1919 से लेकर के 1948 तक का। ठीक है, तो यहाँ तक का ये रहा मामला। तब तक कि इस क्षेत्र में यहूदी और अरबी इन लोगों के बीच में लड़ाई होने लग गए थे। तो इनके बीच में जब लड़ाइयाँ हो रही थी तब एक टाइम बाद देखा ब्रिटेन ने कि यार बड़ा मामला बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरी बात क्या हो रहा था कि ब्रिटेन जो है, यूरोप से बहुत सारे लोग निकल के, जितने भी यहूदी लोग थे वो आ करके बस रहे थे। कहाँ पर बस रहे थे, इस क्षेत्र में, जेरूसलम वाले क्षेत्र में आ करके बस रहे थे। इसलिए क्या किया, ब्रिटेन ने यहाँ पर आने से रोक लगा दिया।
अब जब ब्रिटेन ने रोक लगा दिया तो ब्रिटेन ने रोक लगाने के कारण क्या हुआ, यहूदी लोग यहाँ पर बड़ी मात्रा में राष्ट्रवादी घटनाओं को अंजाम देने लग गए और अपना स्वयं का एक नया देश चाहने लग गए। ठीक ऐसे ही अरबी लोगों ने करना शुरू कर दिया कि हमको भी क्या चाहिए, एक नया देश चाहिए। तो दोनों मांग कर रहे थे, तो दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तो ब्रिटेन बहुत चालाक निकला। ब्रिटेन ने कहा 1948 तक के अब बाकी यूरोप के बाकी जो देश हैं वो तो छूट ही रहे हैं अपने से, मतलब ये जितने उपनिवेश हैं वो तो छूट ही रहे हैं, भारत जैसे छूट गया था, तो ऐसे ये भी छूट जाएगा। इसलिए ब्रिटेन ने क्या किया, 1948 में अपना बस्ता बंद किया और निकल गया वहाँ से। कहाँ से निकल गया, इस क्षेत्र से निकल गया। और इस क्षेत्र को किसको दे दिया, यूनाइटेड नेशंस को, यानी संयुक्त राष्ट्र जो संस्था 1940 में बनकर तैयार हुई थी, उस संस्था को पूरा का पूरा ये क्षेत्र प्रदान कर दिया कि आप इस क्षेत्र को क्या करो, कवर करो, आप इस क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करो और यहाँ पर जो डिसीजन हो सकता है वो लो। ठीक है, अब यहाँ पर से यूनाइटेड नेशंस की भूमिका आती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की यहाँ पर भूमिका आती है। तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कैसा इसका मामला रहा है। तो देखो यहाँ से हुआ क्या था मामला। ठीक है, तो अभी किसके नियंत्रण में आ गया है, यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस के नियंत्रण में ये वाला क्षेत्र पूरा का पूरा आ गया था। ठीक है, और ये वाला अभी इजराइल का क्षेत्र भी नहीं बोल सकते, जेरूसलम भी नहीं, गाजा भी नहीं, ये सब नहीं आया है। तो यूनाइटेड नेशन आ गया। तो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, 1948 में इसको अपने अधीन कर लिया और इस क्षेत्र पर वाद विवाद पर उसने अपनी बातें रखना शुरू कर दिया, है ना। और अपनी बातें रख करके इजराइल को और दूसरी तरफ से किसको, इजराइल के अलावा, तो इजराइल के अलावा जो दूसरे लोग थे, इजराइल तो देश नहीं था ऐसा कहें, यहूदी लोगों को कहें, तो यहूदी लोगों को कहें और दूसरी तरफ से अरबी लोगों को कहें। तो यहूदी लोगों को इसमें से 55% हिस्सा दे दिया गया कि अपना देश बनाओ, और यहाँ पर से 45% हिस्सा दे दिया अरबी लोगों को कि अपना देश आप लोग बनाओ। ठीक है, अब ये इस तरीके से मामला निकल करके आया। तो 1948 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि महासभा के द्वारा ऐसा किया गया था। तो यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र संघ की जो महासभा है उसने क्या किया, इसको यहूदी और अरबी लोगों को देश बनाने के लिए इसका विभाजन कर दिया, जिसमें 45% भाग अरबी लोगों को मिला। तो अरबी लोगों को कौन सा क्षेत्र मिला, ये जो वेस्ट बैंक इसको बोलते हैं, ये वेस्ट बैंक वाला एरिया ये अरबी क्षेत्र को मिल गया, अरबी लोगों को मिल गया। ठीक है, और जबकि दूसरी तरफ ये वाला जो क्षेत्र है, यानी कि ये वाला जो देखते हो यहाँ से लेकर के दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया पूरा का पूरा एरिया ये इजराइल का मिल गया। और ये गाजा वाला जो एरिया देखते हो ये भी किसको मिला था, अरबी लोगों को। मतलब कौन सा क्षेत्र मिल गया, अरबी लोगों को वेस्ट बैंक वाला क्षेत्र मिल गया और दूसरी तरफ से, है ना, ये गाजा वाला क्षेत्र मिल गया। ये दो क्षेत्र इन लोगों को मिल गए। ठीक है, तो इन लोगों को क्षेत्र मिला 45% में और 55% में इजरायली लोगों को ये क्षेत्र मिल गया। तो 1948 में एक नया देश स्थापित हो गया जिसको कहा इजराइल। ठीक है, 1948 में। और यहाँ पर वेस्ट बैंक वाला जो एरिया है या गाजा वाला एरिया है, वहाँ पर एक नए संगठन की स्थापना हो गई थी 1964 तक के। उसको कहा जाता है उसको कहते हैं PLO, है ना, पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा उसको बोलते हैं PLO। इसको स्थापित कर दिया गया और उसको भी एक सरकार की मान्यता भी उस समय प्रदान कर दी गई 1964 में, जो इस क्षेत्र में भी शासन कर रहा था और इस क्षेत्र में भी शासन कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ तक की कहानी कंप्लीट हुई हमारी। यहाँ तक के अपने को समझ में आ जा रहा है यूनाइटेड नेशंस का यहाँ पर क्या क्या भूमिका रहा था इनको विभाजित करने में। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, तो ये तो वीडियो का पहला पार्ट रहा और इसके बाद मैं बताना शुरू करूँगा कि यहाँ पर से यूनाइटेड नेशन ने जब दोनों भागों को बांट दिया उसके बाद का युद्ध क्या हुआ, उसी के बाद फिर इजराइल का युद्ध चालू होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आ रहा होगा आपको। मैं अगली सीरीज़ में जल्द ही जल्द क्या करूँगा, इसका सेकंड पार्ट लाने की कोशिश करूँगा और जल्दी से जल्दी लाऊँगा भी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को देखते रहिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। इसके अलावा कमेंट्स भी करिए ताकि मुझे ऐसे नए वीडियोस और बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।